मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ नया संघर्ष सिर्फ एक रीजनल वॉर नहीं है। इसका असर ग्लोबल पॉलिटिक्स, इकोनॉमी और सिक्योरिटी पर पड़ सकता है और भारत जैसे देश के लिए स्थिति एक बड़ी डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस की परीक्षा बन गई है। फरवरी को दुनिया तब चौंक गई जब अमेरिका और इजराइल की कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। किसी सॉवरेन देश के सर्वोच्च नेता को इस तरह टारगेट करना मॉडर्न इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बेहद दुर्लभ घटना है। इस ऑपरेशन ने अमेरिका और इजराइल के इंटेलिजेंस नेटवर्क और प्रिसीजन मिलिट्री कैपेबिलिटी की ताकत दिखा दी। लेकिन इतिहास हमें एक अहम सबक भी देता है। किसी नेता को हटाना आसान हो सकता है, लेकिन उससे पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर खत्म नहीं होता। पिछले 2 दशक में इसके कई उदाहरण देखे जा चुके हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, सद्दाम हुसैन का शासन खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद कई सालों तक हथियारबंद विद्रोह और सांप्रदायिक हिंसा चलती रही। 2011 में लीबिया में मुअव्वर गद्दाफी की मौत के बाद भी देश स्थिर नहीं हो पाया और अलग अलग मिलिशिया गुटों में बंट गया। इसी तरह अफगानिस्तान में 20 साल की मिलिट्री मौजूदगी के बाद भी तालिबान दोबारा सत्ता में लौट आया। यानी मिलिट्री विक्ट्री किसी सरकार को गिरा सकती है, लेकिन उसके बाद क्या पॉलिटिकल ऑर्डर बनेगा ये तय करना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। इस संघर्ष का एक और महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और इजराइल के बीच बढ़ता मिलिट्री इंटीग्रेशन। दोनों देशों ने इंटेलिजेंस शेयरिंग की, स्ट्राइक ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट किया और अलग अलग ऑपरेशनल जिम्मेदारियां बांटी। दरअसल 2023 में हुआ जूनिपर ओक सैन्य अभ्यास दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा ज्वाइंट ड्रिल था, जिसमें एयर, लैंड, सी, साइबर और स्पेस डोमेन में कोऑर्डिनेशन का अभ्यास किया गया था। उसी तैयारी का असर अब इस अभियान में दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ ईरान की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग रही है। तेहरान सीधे अमेरिका और इजराइल से बड़े कन्वेंशनल वॉर में उलझने के बजाय इस संघर्ष को जियोग्राफिकल और पॉलिटिकल एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा है। लेबनान में हिजबुल्लाह इजरायली फोर्सेस के साथ टकराव बढ़ा रहा है। इराक और सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया वेस्टर्न मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले तेज कर रहे हैं। डिफेंस के जानकारों का मानना है कि ये ईरान की पुरानी असीमित युद्ध रणनीति का हिस्सा है, जिसमें प्रॉक्सी नेटवर्क का इस्तेमाल करके विरोधियों के लिए युद्ध को ज्यादा महंगा और जटिल बनाया जाता है। इस वॉर को लेकर अमेरिका और इजराइल के अंदर पब्लिक ओपिनियन भी अलग अलग दिखाई देते हैं। अमेरिका में कई सर्वे ये दिखाते हैं कि लोग लंबे मिलिट्री एंगेजमेंट से थक चुके हैं। इराक और अफगानिस्तान के अनुभव के बाद अमेरिकी वोटर्स अब मिडिल ईस्ट में नए लंबे युद्ध को लेकर सावधान हैं। लेकिन इजराइल में स्थिति अलग है। वहां ईरान को देश के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा माना जाता है, इसलिए निर्णायक सैन्य कार्रवाई के लिए मजबूत घरेलू समर्थन दिखाई देता है। अब सबसे बड़ा सवाल अमेरिका के सामने यह है कि ये अभियान आखिर कहां तक जाएगा। एक संभावना यह है कि अमेरिका ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को कमजोर करने तक ही ऑपरेशन सीमित रखे। दूसरा विकल्प है कि रिजिम चेंज, यानी तेहरान की मौजूदा सरकार को हटाने की कोशिश। लेकिन स्ट्रेटेजिक थिंक टैंक चेतावनी दे चुके हैं, अगर ईरान में शासन गिराने की कोशिश हुई, पूरे मिडिल ईस्ट में लंबे समय तक अस्थिरता फैल सकती है। इस पूरे संकट के बीच भारत की स्थिति बेहद संवेदनशील और दिलचस्प है। भारत अपनी जरूरत का करीब 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट में शिपिंग रूट्स प्रभावित होते हैं तो इसका असर सीधे भारत की इकोनॉमी और इन्फ्लेशन पर पड़ सकता है। लेकिन भारत की चुनौती सिर्फ एनर्जी सिक्योरिटी तक सीमित नहीं है। भारत का ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के साथ महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। ईरान भारत के लिए चाबहार पोर्ट प्रोजेक्ट की वजह से अहम है, जो भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पाकिस्तान को बाईपास करते हुए पहुंचा देता है। इजराइल भारत का एक प्रमुख डिफेंस पार्टनर है, जो एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, एडवांस सर्विलेंस टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराता है। वहीं अमेरिका के साथ भारत की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पिछले 1 दशक में काफी मजबूत हुई है। इसमें डिफेंस कॉरपोरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और नई टेक्नोलॉजी शामिल है। यही वजह है कि भारत ने इस पूरे संकट में बेहद कैलिब्रेटेड और सावधानी भरा डिप्लोमेटिक रुख अपनाया है। नई दिल्ली ने ना तो अमेरिका इजराइल के एक्शन का खुला समर्थन किया, ना ही सार्वजनिक आलोचना की। एक दिलचस्प घटना तब सामने आई जब ईरान का नौसैनिक जहाज IRIS लवन कोची पोर्ट पर शरण लेने पहुंचा। भारत ने इंटरनेशनल मैरीटाइम प्रैक्टिस के तहत मानवीय आधार पर उसे डॉक करने की अनुमति दी, लेकिन इस पर कोई राजनीतिक बयान नहीं दिया।
इसी तरह खamenei की मौत के बाद भारतीय प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली में ईरानी एम्बेसी जाकर कंडोलेंस रजिस्टर पर हस्ताक्षर किए। इससे डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले रखने का संकेत मिला। दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कई बार साइलेंस भी एक स्ट्रेटेजिक सिग्नल होता है और इसी समय भारत बिल्कुल यही रणनीति अपना रहा है। आने वाले महीनों में साफ होगा कि संघर्ष सीमित रहता है या पूरे मिडिल ईस्ट में एक बड़े रीजनल क्राइसिस में बदल जाता है। लेकिन एक बात तय है, ये वॉर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहने वाली। इसका असर ग्लोबल पावर बैलेंस, एनर्जी मार्केट्स और इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स पर पड़ेगा और इसी वजह से ये संघर्ष भारत के लिए सिर्फ एक बाहरी संकट नहीं बल्कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक परीक्षा भी है। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए ईटीवी भारत के साथ।